हेलो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की अगली क्लास में हम लोग आज जो है मौलिक अधिकारों के बारे में जो है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम लोग मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में प्रावधान कहाँ पर है। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 मौलिक अधिकार जो है बताता है कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है और उसमें जो आर्टिकल है वो 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है इसको यूएसए के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में यूएसए के संविधान से शामिल किया गया था। एक बार और याद रखने की है, इसको जो है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी से कहा जाता है। मैग्ना कार्टा दरअसल मैग्ना कार्टा का कॉन्सेप्ट है जो 1215 में ब्रिटेन की वहाँ के महाराजा ने वहाँ के जो लोगों को जो है एक अधिकार पत्र दिया था, उसको ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में, हिंदी में उसको महाधिकार पत्र कहते हैं। तो इसी हिसाब से जो ये अधिकार मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक ये भारतीय नागरिकों को एक तरह से महाअधिकार की तरह कार्य करते हैं, मैग्ना कार्टा की तरह कार्य करते हैं। इसलिए संविधान के इस भाग को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्या होती है? किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए मौलिक अधिकारों की महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उनकी बहुत ही आवश्यकता होती है, जिससे उनको जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी जितने भी अधिकार हैं ये व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में जो है वो सहायता करते हैं। इसके अलावा हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि विशेषताएं क्या हैं। संविधान की जो हमारी मौलिक अधिकार है इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले इसकी विशेषता ये है कि ये मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं। वाद योग्य मतलब यदि कोई भी राज्य का कानून या कोई भी व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो इससे संबंधित याचिकाएं जो है न्यायालय में दायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। तो इसलिए इनको जो है वाद योग्य माना जाता है। दूसरा, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये असीमित नहीं है, इनकी एक सीमा है। असीमित नहीं है। असीमित होने का मतलब है कि जितने भी फंडामेंटल राइट है उन पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाबंदी है। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में पाबंदी यहाँ तक की है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, आचरण करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यदि आपकी स्वतंत्रता किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधक बन रही है तो इसमें जो है सरकार जो है उसमें थोड़ा सा कर्टेल कर सकती है, संविधान उसमें थोड़ा सा रोक लगा सकता है। उसके अलावा आपने जैसे देखा होगा समानता के अधिकार में ऐसा होता है कि समानता के अधिकार का वर्णन तो किया गया है, लेकिन समानता के अधिकार में भी रोक तब लगाई जा सकती है, रोक लगाई जा सकती है। मतलब कुछ लोगों को विशेषाधिकार है, जैसे विशेषाधिकार कैसे है? राष्ट्रपति को विशेषाधिकार है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी दीवानी न्यायालय के मामले में जो है उनको घसीटा नहीं जा सकता है। मतलब उनको जो है दीवानी मामले के मामले जो है न्यायालय में उन पर नहीं चलाए जा सकते। अगर चलाए भी जाते हैं तो उनको जो है कम से कम 14 दिन पहले उसकी जो है रिपोर्ट दी जाती है। वो भी क्रिमिनल केसेस जो है उस पर चलाए जा सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 105 के अंतर्गत जो है सांसदों को जो है हमारे पार्लियामेंट के उनको विशेषाधिकार प्राप्त होता है 194 तक विधानसभा के। तो इसको हम लोग एक एक करके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे जो संविधान की विशेषताएँ हो गई थी मौलिक अधिकारों की। तो इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। अक्सर मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो हम लोग एक एक सबसे पहले अनुच्छेद 12 में जान लेते हैं क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा का औचित्य यहाँ पर यह बनता है कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं, हम लोग जब अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 35 तक पढ़ेंगे तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो किसकी जिम्मेदारी को जो है वो निर्धारित करते हैं। वो राज्य होता है। राज्य जो है वो राज्य के प्रति, राज्य के अगेंस्ट एक तरह से कह सकते हैं, राज्य के खिलाफ जो है मौलिक अधिकारों को जो है वो प्रावधान किया गया। तो राज्य की परिभाषा क्या है, मतलब उसमें राज्य हम किसको समझेंगे? तो सबसे पहले राज्य हम समझेंगे राज्य विधानमंडल, संसद, इसके अंदर क्या आता है तो आपका आता है लोकसभा, राज्यसभा। इसके अलावा जो आपका होता है जितने भी संवैधानिक पद हैं, सार्वजनिक कार्यालय हैं, और अर्ध न्यायिक
एवं प्रशासनिक कार्यालय, ये सब जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो कुल मिला के जो भी हम लोग अपने मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं वो इन्हीं से मांग करते हैं, वो इन्हीं के उत्तरदायित्व को तय करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला अनुच्छेद आता है वो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 यह कहता है कि कोई भी सामान्य विधि जो राज्य विधानमंडल बनाए या संसद बनाए, कोई भी सामान्य विधि जो राज्य विधानमंडल या संसद द्वारा बनाई गई है और वह मौलिक अधिकारों का किसी न किसी तरीके से उल्लंघन करती है, यदि कोई भी सामान्य विधि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो वह उल्लंघन करने की सीमा तक स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। तो इसको जो है इंग्लिश में रूल ऑफ लैप्स कहते हैं और हिंदी में अल्पीकरण विधि के अल्पीकरण का सिद्धांत कहा जा सकता है। तो हम लोगों ने अब तक देख लिया है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में क्या है। इसके बाद जो है हम लोग जो इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं वो अब कुछ संविधान के अनुच्छेदों को जो है क्लब में किया गया है, जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे, हम लोग उसको जानेंगे क्योंकि फिर वो 6 हो गए, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वो 14 से लेके जो है अनुच्छेद 35 तक है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला भाग है समता का अधिकार। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किया गया है। ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो वर्णन है वो 19 से लेके 22 तक किया गया है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये राइट टू फ्रीडम हो जाएगा, ये राइट्स अगेंस्ट द है एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में आता है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद जो है 25 से लेके 28 तक। ठीक है, फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम है इसके अंतर्गत। और उसके बाद जो है वो सांस्कृतिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है 29 और 30 में आता है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक जो है संवैधानिक अनुच्छेद 32। अब इसमें जो है 30 के बाद ये सीधे 32, तो एक हमारा अनुच्छेद आपको गायब दिख रहा होगा, वो अनुच्छेद 31 है। ये पहले हुआ करता था जो है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था संवैधानिक संशोधन के माध्यम से। तो अब हमारे पास कुल मिला के कितने, 7 की जगह पर 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार। और इसमें एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार को इसलिए हटाया गया था क्योंकि सरकार को ये कोई भी विकास का कार्य करना होता था तो उसमें जो है संपत्ति का अधिकार आड़े आता था। वो भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकती थी, जो है वो सड़कें बनाती थी तो किसी न किसी के ज़मीन उसमें आ जाता था, तो वो जो है वो PIL कर देते थे, फिर वो मामला डिले होता था। इसलिए जो है इसमें संवैधानिक संशोधन करके उसको नवीं अनुसूची में डाल दिया गया था। तो ये 31 जो है अनुच्छेद हट गया। इसी का एक 31 का का पार्ट याद है, उसको आप लोगों को याद रखना है। इसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए, जैसे 39 का है, 39 खा है, ठीक है ना, और
नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए जो है मौलिक अधिकारों को में किसी न किसी के तरीके से समझौता किया जा सकता है। ये जो है हमारा अनुच्छेद 31 का जो है वो कहता है। तो कुल मिला के मौलिक अधिकारों में जो भी हमारे प्रावधान दिए गए हैं समाजवादी सिद्धांतों को लागू करने का या फिर लोक कल्याणकार का, उसको जो है लागू करने के लिए जो है इसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन या समझौता या उस पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसकी भी एक सीमा है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट में जो केशवानंद भर्ती हुआ था उसमें मूल ढांचे कॉन्सेप्ट आया था, उसको भी जानेंगे। तो हम पहले एक एक करके जो है संविधान के अनुच्छेदों के बारे में जान लेते हैं कि तो सबसे पहला हमारा है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार कहाँ से? 14 से लेकर 18 तक। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 14 क्या कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता एंड विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, कुल मिला के इसके बारे में आप ये याद रखना है कि विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, मतलब कि सभी व्यक्तियों को एक तरह से कानून के समक्ष समानता का व्यवहार किया जाएगा। इस जो अनुच्छेद 14 का बेसिक मूल है वो यही है। लेकिन सबसे पहले इन शब्दों का दोनों का शाब्दिक अर्थ भी अलग है। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि किसी के साथ विशिष्टता का व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी के साथ विशिष्टता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, असमानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है ना, उसके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना। उसी तरह ये विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। इसमें कहा गया है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। अब देखो, संविधान के अनुच्छेद 14 में विधियों के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण का प्रावधान है, मतलब ये इक्वलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन जो इसका सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना, ये सकारात्मक माना जाता है और ये नकारात्मक माना जाता है। दरअसल हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, ये दोनों टाइप के होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक होते हैं वो नागरिकों के लिए होते हैं, नकारात्मक होते हैं वो राज्य के लिए होते हैं। जैसे राज्य को वो किसी बात के लिए प्रतिबंधित करते हैं कि आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इससे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। लोगों के लिए इसलिए सकारात्मक होते हैं, वो लोगों के प्रति जो है सिंपैथी होती है, उनमें लोगों के अधिकार होते हैं, इसलिए जो है उसमें वो लोगों के प्रति सकारात्मक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे विधियों के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14 आपने याद कर लिया। इसके अपवाद क्या होते हैं? अपवाद ये है कि आप इस आधार पर इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जो है हमारे यहाँ समानता का अधिकार नहीं है। एक चीज़ ये याद रखना है आप लोगों को कि भारत के मौलिक अधिकार आपको एक तरफ से एक हाथ से अधिकार देते हैं और एक हाथ से उस पर रोक भी लगाते हैं। तो कुल मिला के जो हमने पहले बताया था कि हमारे मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है, वो रोक कैसे लगाते हैं? वो रोक ये लगाते हैं जैसे राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के संबंध में। राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबंध में जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि उनसे संबंधित, उन पर वो पहली बात तो अपने किसी भी कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता, क्योंकि उनके सारे कार्य उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए सारे कार्य जो है वो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर होते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद जो है वो राज्यपाल को अनुशंसित करती है और केंद्र की वो राष्ट्रपति को करती है। तो वो उसके कार्य होते हैं वो उसकी सुविवेक से कम होते हैं, वो मंत्रिपरिषद की जो है एक तरह से सलाह पर करते हैं। तो उसके लिए उनको अधिकारी नहीं माना जा सकता है, उसके लिए जो मतलब उनको जिम्मेदार नहीं माना जा सकता, उनका उत्तरदायित्व नहीं होता है। तो उस संबंध में उनको जो है विशेष छूट प्राप्त होती है। दूसरा जो है दीवानी न्यायालय में दीवानी मामलों में जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान जो है छूट होती है कि कोई भी मामला अगर दीवानी बन रहा है तो उनसे जो है नहीं, और क्रिमिनल केस भी अगर बन रहा है तो उनको कम से कम 14 दिन का जो है
मोहलत दिया जाता है उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके कार्यकाल के दौरान। तो ये एक तरह से जो आम नागरिक है उससे इनको जो है विशेष अधिकार दिया गया है। तो हमने क्या कहा कि ये विधियों के सच समझ समता और विधियों का संरक्षण का प्रावधान तो भारतीय संविधान में है, लेकिन उसी के कुछ अपवाद भी हैं। तो उसका पहला अपवाद ये हो गया। दूसरा अपवाद क्या होता है? दूसरा अपवाद अनुच्छेद 105 के तहत जो है भारत की जो है पार्लियामेंट में जो सांसद होते हैं उनको प्राप्त होता है विशेषाधिकार जिसे कहते हैं, उसका प्रावधान है अनुच्छेद 105 में किया है। विशेषाधिकार में भी उनको जो है दीवानी मामलों में या उनकी संसद के अंदर दिए गए किसी भी वक्तव्य के लिए उन पर जो है कोई न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ये एक है। और दूसरा जो है राज्य विधानमंडल के जो विधायक होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उसको अनुच्छेद 194 के अंतर्गत जो है विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो कुल मिला के विधियों के समझ समता, विधियों का समान संरक्षण जो है उसका प्रावधान अनुच्छेद 14 में है। ये राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। आप लोगों को अपवाद भी याद रखना है, उसके बाद ये अनुच्छेद 14 भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15, अगला जो है हमारा अनुच्छेद वो क्या कहता है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें जो अनुच्छेद 15 है उसमें लिखा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है भारत के संविधान की है, और राज्य विधानमंडल भी कोई ऐसे कानून नहीं बनाएगा जिससे इस आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव होता हो। ठीक है, तो ये भी एक तरह से समता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। तो कुल मिला के अब इसमें भी इसका अपवाद है, क्योंकि ये सारे फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो ऐसा होता है कि महिलाओं, विकलांगों एवं बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इस बात को जान लिया है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों में यदि थोड़ा बहुत कुछ हमको समझौता करना पड़ता है तो वो किया जाता है। तो कुल मिला के इनसे संबंधित जो है इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव कहाँ से हो गया? ये महिलाओं को, विकलांगों को, ठीक है ना, बच्चों को, इन सब का जो है कहीं ना कहीं इन पे जो है विशेष दिया है। दूसरा, सरकारी विद्यालयों एंड विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस की जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न किया गया है वो इसी के तहत किया गया, क्योंकि सरकार का मुख्य लक्ष्य, मतलब संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या है? वो एक तरह से इसको फंडामेंटल राइट भी सुनिश्चित करने हैं और उसको नीति निर्देशक तत्व भी लागू करने। तो क्या करता है कि सोशलिस्ट, मतलब समाजवादी नीति निर्देशक तत्व होते हैं या लोक कल्याणकारी जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए इनको स्पेशल, इसको अफर्मेटिव एक्शंस बोलते हैं। अफर्मेटिव एक्शंस का मतलब है कि ऐसा करने से एक तरह का राज्य में स्थिरता आएगी, राज्य में जो है समानता आएगी। जो हमारे संविधान की प्रियम्बल में आपने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण समाजवादी जो शब्द है उसको कहीं ना कहीं इस टर्म को डिफाइड करने का कोशिश जो है वो ये करते हैं। तो हम लोग को ये अनुच्छेद 15 में हम लोगों ने देख लिया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, और उसके अपवाद हमने ये देख लिए। इसके पहले हमने 14 में क्या देखा था? विधियों के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण। अब हम लोग इसके बाद अगले अनुच्छेद जो है 16 पे जाते हैं। अनुच्छेद 16 क्या है?
अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब लोक नियोजन मतलब कोई भी सरकारी कार्य, कोई भी सरकारी नौकरी, कोई भी सरकारी रोजगार जो पब्लिक प्लानिंग से संबंधित हो, उसमें अवसर की समानता दी जाएगी। मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप लोग देते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी का, तो उसमें सबको समानता के अधिकार पर सबको उसमें फॉर्म भरने की अनुमति दी जाती है। कोई भी किसी को रोका नहीं जा सकता इस आधार पर कि वो किस धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग से बिलोंग करता है, तो उसको फॉर्म पर रोका जाए। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 16 में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अब इसके अपवाद देख लेते हैं क्या है। अपवाद ये है कि जो भी रिजर्वेशन का प्रावधान है वो 16 अनुच्छेद 16 के 4/4 भाग में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, वो इसका अपवाद है। कोई कोई स्टेट जो होते हैं, जैसे मान लो उत्तराखंड है या जो स्पेशल स्टेटस के स्टेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपने यहाँ डोमिसाइल लागू कर देते हैं। डोमिसाइल का मतलब जो इस क्षेत्र में पैदा होगा, जो हमारे इस राज्य का नागरिक होगा, वो इसके लिए एप्लीकेबल होगा, या उसको जो है ये विशेष छूट दी जाएगी। उसकी फ़ीस जो है जो एग्जामिनेशन की फ़ीस का चार्ज है वो इतना होगा। तो उसमें जो छूटें हैं एक तरह की, जो किसी बिना किसी प्रकार का जो उनको जो है कि सहूलियत दी जाती है, वो इसी अनुच्छेद के अंदर दी जाती है। मतलब इसी के अपवाद के रूप में दी जाती है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो राज्य का मुख्य उद्देश्य है वो मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच में बैलेंस बनाए रखना है। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत हम लोगों ने जान लिया वो क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला अनुच्छेद देखते हैं। अस्पृश्यता का अंत। अगर किसी भी देश में, किसी भी राज्य में अस्पृश्यता है, छुआछूत है, तो उसमें समानता का व्यवहार हो ही नहीं सकता, वो समानता स्थापित हो ही नहीं सकती। तो हमारे संविधान के इस जो आर्टिकल 14 से 18 में जो 17वां नंबर है वो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, ताकि समानता को स्थापित किया जा सके। अस्पृश्यता का अंत क्या मतलब, छुआछूत से जो है हमको ये मुक्ति देता है। अब इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट को है। तो पार्लियामेंट अस्पृश्यता के अंत के लिए क्या करती है, अस्पृश्यता का अंत का एक अर्थ यह भी है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, कोई भी सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर किसी को किसी जाति के उसके बैकग्राउंड के आधार पर, वो कहाँ से आया है इस आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे किसी सार्वजनिक होटल में उसको इस बात के लिए मना नहीं किया जा सकता है कि वो इस कम्युनिटी से आता है तो वो इस होटल में जो है वो नहीं कर सकता। किसी मंदिर पे प्रवेश से, या फिर जो है किसी पूजा स्थल में जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहाँ पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। कहीं जो सार्वजनिक व्यवस्था सरकार ने की है, जैसे नल वगैरह है, वहाँ पर भी उसको पानी या पानी से संबंधित जो भी है वो उससे जो है वो रोका नहीं जा सकता है। उसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में है। तो उस अनुच्छेद 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। इससे संबंधित जो है पीपल्स राइट एक्ट जो है 1955 का है, आप लोग ये याद रख लीजिएगा, जिसमें जो है इस बात का प्रावधान किया गया है कि इस क्या क्या इसके प्रोविजंस होंगी जो अस्पृश्यता और से संबंधित। उसमें दंड का भी प्रावधान है और जो है उसमें क्या क्या राइट्स है उसका भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, समानता स्थापित करने के लिए हमने क्या कर लिया, विधियों के समक्ष समता दे दी। ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, तभी समानता स्थापित होगी। लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, अस्पृश्यता होगी। अब किसी के पास कोई विशेषाधिकार भी ना हो, इसको भी खत्म करने की व्यवस्था जो है भारत के संविधान में की गई है, ताकि समता सुनिश्चित हो सके। तो उपाधियों का अंत है। जैसे पुराने ब्रिटिश सरकार में आपने देखा होगा कि किसी को नाइटहुड की उपाधि दे दी गई, किसी को जो है मिर्जा राजा की, किसी को जो है क्राउन, कई उपाधियाँ देता था। उससे जो है वो लोग स्पेशल मतलब उनके साथ विशेषाधिकार जुड़ जाते थे। उसको ख़त्म करने के लिए अनुच्छेद 18 पे जो है क्या, उपाधियों का अंत लाया गया। उपाधियों का अंत मतलब कोई भी व्यक्ति विशिष्ट नहीं है, सब जो है सब एक देश में समान है। अब इसका जो है वो अपवाद क्या है, हालांकि शैक्षिक उपाधियाँ
एंड पुरस्कार, इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। शैक्षिक उपाधियाँ मतलब आप BA, MA, B.Ed, M.Ed, M.Phil, PhD बहुत से लोग अपने नाम के आगे यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उस पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं है, किसी भी प्रकार का रोक नहीं है। उसके बाद जो है पुरस्कार से संबंधित ये है कि उपाधियों पर रोक तो है लेकिन पुरस्कारों पर रोक नहीं है। जैसे भारत रत्न है, ये भी एक तरह का ये पुरस्कार, इसको आप लोग पुरस्कार में रखेंगे, ये उपाधियां नहीं है पहली बात तो, ठीक है ना। तो उपाधियों का अंत किया गया, पुरस्कार का नहीं। दूसरा पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ठीक है, ये सारे जो है वो पुरस्कार है। दूसरी बात, इनका प्रयोग भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या पीछे किसी विशिष्ट अधिकार को या किसी विशिष्टता का अनुभव कराने के लिए नहीं कर सकता। ये लेकिन यद्यपि ये अपवाद है लेकिन इनका भी प्रयोग जो है इस पर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो है अनुच्छेद 18 तक हमने जो है देख लिया, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अब अगला जो है पार्ट जो हमारा होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जिसमें हम लोग अनुच्छेद क्या नाम है 19 से लेकर 22 तक को जो है पढ़ेंगे। तो तब तक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा अगला भाग है संविधान का, संविधान के मौलिक अधिकार का, उसमें जो है अनुच्छेद 22 से लेकर 19 से लेकर 22 तक, संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित, स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, किसी भी देश के नागरिक को स्वतंत्रता आवश्यक है, उसके जो है बौद्धिक विकास के लिए, उसके शारीरिक विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए जो स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति की क्रिएटिविटी जिसको आप कहते हैं, उसकी जो है क्रिएटिविटी को निखारने के लिए जो है उसके लिए भी स्वतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्र मस्तिष्क में ही नए नए विचारों का जन्म होता है। तो उसके लिए स्वतंत्रता का अधिकार आवश्यक है। तो देश के विकास के लिए भी स्वतंत्रता के अधिकार की बहुत महत्ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या है। अनुच्छेद 19 एक स्वतंत्रता की क्लब है। क्लब है मतलब कि एक तरह के कई अधिकारों का जो है वो समूह टाइप का है। तो सबसे पहले तो इसमें 6 प्रकार के जो है वो स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 16। ऊपर जब आप लोग इसको पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 19 में। लेकिन इसके अंदर जो है काफ़ी अधिकार है। तो सबसे अनुच्छेद 19 का जो पहला पार्ट है उसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि मतलब कि आप अपने विचार को प्रस्तुत कर सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार है, आपको अपना पत्र जो है अपना, अगर आप न्यूज़पेपर छापते हैं तो उसको छपवा सकते हैं, आप कुछ सार्वजनिक स्थान पर अपना कोई विचार रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। उससे संबंधित अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 19 के पहले भाग में आता है, जिसको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। इसमें जो अपवाद है वो ये है, यदि आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे राज्य की एकता, अखंडता या संप्रभुता पर किसी के तरह का कोई भी हमला हो रहा है, तो इससे संबंधित आपकी व्यक्ति जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसमें प्रतिबंधित किया जा सकता है। उसमें भी सामूहिक रूप से नहीं, आपको व्यक्तिगत तौर पे जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो सबसे पहला एक वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार, जो 19 बुक मतलब कि आप सम्मेलन कर सकते हैं, आप जो है कुछ लोगों के साथ कहीं पर बैठ सकते हैं, अपने विचार को जो है एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं, वहाँ पर विचार रख सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन यह है कि शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन, मतलब किसी अस्त्र शस्त्र के साथ आप सम्मेलन नहीं कर सकते। बाकी शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 के दूसरे भाग में। तीसरा भाग है संगम या संघ बनाने का जो अधिकार है। संगम या संघ बनाने का, आप यदि मिलेंगे, एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो किसी से मिलता है, किसी 4-5 लोग मिले तो वो एक तरह का अपने आप को उस समूह का हिस्सा मानने लगता है। तो उसको कलेक्टिव नेस की जो है वो बहुत मतलब एक तरह का कलेक्टिवनेस जो है वो शो करना चाहता है समाज में, तो वो संघ बना सकता है, उससे संबंधित उसको अधिकार है, संगम या संघ बना सकता है। तो जो सहकारी समितियों का प्रावधान है वो अनुच्छेद 19 के तीसरे भाग में है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है। जो सहकारी समितियाँ वो है वो अनुच्छेद किस में जो है मौलिक अधिकारों में कहाँ पे वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकारों में सहकारी समितियों का जो है अनुच्छेद 19 के तीसरे पार्ट में वर्णन किया गया है। बाकी सहकारी समितियों का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है, जिसके लिए जो प्रावधान है मुख्य प्रावधान वो 243 अनुच्छेद में किए गए। हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, उसको पढ़ेंगे। लेकिन मौलिक अधिकारों में ये फंडामेंटल राइट भी है, मतलब सहकारी समितियाँ बनाना एक फंडामेंटल राइट भी है। तो उसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 19 के तीसरे भाग में किया गया है, इसको आप लोग देखिएगा। दूसरा, राज्य के किसी भी क्षेत्र में सर्वत्र आबाद एवं संचरण करने का अधिकार, मतलब पूरे भारत को एक राज्य माना गया है, पूरे भारत को एक राज्य इसमें माना गया और उसमें आप कहीं भी घूम सकते हैं किसी भी क्षेत्र में, उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ये अनुच्छेद 19 का जो चौथा पार्ट है वो इससे संबंधित है। हालांकि इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद यह है
कि आप किसी जनजातीय क्षेत्र में जहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ पर उनके किसी भी ट्रेडिशनल रूप को किसी हार्म हो या ना हो, मतलब उससे संबंधित अगर आप वहाँ उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको या तो वहाँ के स्थानीय शासन से अनुमति लेनी पड़ती है, या तो अपना कार्य का जो औचित्य है वो बताना पड़ता है, या अन्यथा आपको जो है उस क्षेत्र में जाने से रोका जा सकता है। तो ये इसका अपवाद है। बाकी अन्य क्षेत्रों में राज्य के किसी भी क्षेत्र में आप अबाध रूप से संरक्षण कर सकते हैं और घूम सकते हैं। उसके बाद अगला जो 5वां पार्ट है, किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने के साथ साथ बस जाने का अधिकार। मतलब आप किसी भी भारत के किसी भी क्षेत्र में, आप यूपी से हैं, आप जाके तमिलनाडु में केरला में कहीं पर ज़मीन ले रहे हैं और वहाँ पर रह सकते हैं, उससे संबंधित आपको कोई जो है रोक टोक नहीं है, क्योंकि हम सब हमारे देश में एक एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है कि मतलब हम अगर भारत के नागरिक हैं तो पूरे भारत के नागरिक हैं। वो हम कहीं के हो सकते हैं, यूपी के हो सकते हैं, एमपी के हो सकते हैं, बिहार के हो सकते हैं, ठीक है ना, तमिलनाडु के हो सकते हैं, केरला के हो सकते हैं, और इन सभी क्षेत्रों में, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर में, अब इन सब किसी भी क्षेत्र में आप जाकर जो है वहाँ पर बस सकते हैं। इससे संबंधित अधिकार है। और वहाँ पर आप बसेंगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो व्यापार एवं वृत्ति का अधिकार भी है। हालांकि व्यापार का जो कानूनी अधिकार है वो अनुच्छेद 301 में है, ठीक है ना, लेकिन मौलिक अधिकार जो व्यापार का है, व्यापार करने और वृत्ति करने का, वो अनुच्छेद 19 के 6ठे पार्ट में, ठीक है। तो इसको हम लोग एक तरह से देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 का काम वाक्य में अभिव्यक्ति, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। बोलेंगे तो सम्मेलन होगा, मतलब लोगों से मिलेंगे, सम्मेलन में संघ बनाएंगे, हम एक दूसरे से जोड़ेंगे। उसके बाद है घूमने का स्वतंत्रता, पूरे भारत में घूमने कहीं भी बस जाने का अधिकार, और जहाँ पर बसेंगे वहाँ पर व्यापार करने का अधिकार। आप ऐसे क्रोनोलॉजी को याद कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 20, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। मतलब अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसमें आपको क्या सज़ा हो सकती है, उस सज़ा में क्या संरक्षण आपको संविधान प्रदान करता है, उससे संबंधित ये प्रावधान है। तो उसमें देखा गया कि अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कोई भी पूर्व पद या कानून प्रभावी नहीं होता। मतलब ये है कि जिस समय आपने अपराध किया है उस समय जो कानून प्रभावी है उसी के आधार पर आपको सज़ा दी जाएगी। ये नहीं कि जब आपने अपराध किया था तब उसी के अपराध की जो सज़ा थी वो मात्र 6 महीना थी, और आप जब आज जो है जब आप पे FIR दर्ज हुआ तो इस समय आप पे जो है सज़ा वो 5 साल की बना दी गई। लेकिन आपको जो उस पर संबंधित जो सज़ा होगी वो उस समय का जो कानून होगा उसके तहत दी जाएगी। अनुच्छेद 20 का एक पार्ट ये कहता है। अनुच्छेद 20 का दूसरा पार्ट यह कहता है कि एक ही अपराध के लिए आपको दोहरी क्षति नहीं होगी। मतलब अगर एक अपराध की सज़ा आपको एक बार मिल गई है तो उसके आधार पर पुनः ही आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। ये अनुच्छेद 20 का एक और पार्ट करता है। दूसरा, स्व अभिशंसन नहीं, मतलब कि आपको अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 के बारे में ये 3 प्रावधान है कि कोई भी जो उस समय का कानून होगा उसके तहत आपको सज़ा दी जाएगी। दूसरा, दोहरी क्षति नहीं, मतलब किसी एक भी अपराध के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। तीसरा, अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए आपको जो है फोर्स नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 21 क्या है। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब राइट टू लाइफ इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये बहुत ब्रॉड अधिकार है, मतलब कि वो सारे अधिकार जो आपके जीवन से संबंधित हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे अच्छे वातावरण में रहने का अधिकार, आपकी स्वास्थ्य का अधिकार, आपका जो है निजता का अधिकार, ये सब जो है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत एक और जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो निजता का अधिकार। अगर आपको कोई बहुत ही क्लिष्ट क्वेश्चन मिल जाए, क्लिष्ट मतलब ऐसे अधिकार जिनके बारे में आपने पढ़ा ना हो, ठीक है ना, और दूसरा वो आपकी कहीं ना कहीं जीवन से संबंधित हो, जीवन से रिलेट कर रहे हो, आपके जीवन जीने के अधिकार से रिलेट कर रहे हो, तो उसको जो है आप अनुच्छेद 21 कर सकते हैं, और उसमें मैक्सिमम टाइम होता है कि क्वेश्चन सही हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अनुच्छेद 21 का में जो है वो शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसको जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत आपकी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का मुफ्त शिक्षा का जो प्रावधान है वो राज्य का मौलिक कर्तव्य है, वो उसको जो है प्रावधान कराएगा। तो ये मौलिक अधिकार है, हमारा राइट है, और राज्य का कर्तव्य है ये शिक्षा इस समय की कक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष तक की बालक की शिक्षा का प्रावधान करना। उसके बाद अनुच्छेद 22 निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। इसका मतलब क्या है कि यदि आपको किसी भी मामले में गिरफ्तार किया गया है, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहला प्रक्रिया यह होता है कि आपको ये जानने का अधिकार होता है, अपना अपराध जानने का अधिकार। कि मतलब आपको गिरफ्तारी किस आधार पर की जा रही है ये जानने का अधिकार है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर
वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। ये जो है वो वहाँ का जो भी आपका अथॉरिटी होगा वो करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 22 तक देख लिया। इसके संबंध में एक जो है अपवाद है, अपवाद यह है कि यदि आप पर पहले से बहुत से न्यायिक मामले मतलब बहुत से आपराधिक मामले चल रहे हैं तो आपको प्री डिटेन किया जा सकता है इस आधार पर, ताकि आगे कोई भी संभावना ना हो, तो उससे इसमें जो है इसको स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो हम लोगों ने कहाँ से अनुच्छेद 21 से 22 तक देख लिया है। तो हम अगला जो है वो जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार देखें। अगला जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में सबसे पहला अनुच्छेद 23 में आता है वो बलात्श्रम। बलात्श्रम मतलब आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकते या फिर बिना पैसे देकर बेगारी नहीं करा सकते। जो मिनिमम वेजेस एक्ट के समय उस समय जो भी उसका प्रतिदिन का व्यय सुनिश्चित किया गया है उस वही जो है उस धन के आधार पर आप उस मेहनताना के आधार पर उससे जो है कार्य करा सकते हैं। मतलब एक तरह से बंधुआ मजदूरी दूरी नहीं करा सकते, किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कार्य नहीं कर सकते। ये बलात्श्रम से जो है के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 में। दूसरा बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 24 में दिया गया है। बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार का मतलब है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से आप किसी भी जो है कोई भी कार्य जो है मेहनत मतलब जो लेबर वर्क होता है वो नहीं करा सकते। तो बाल श्रम के विरुद्ध जो है अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया और बलात्श्रम अनुच्छेद 23। मतलब बलात्श्रम मतलब ज़बरदस्ती किसी से कार्य कराना या एक तरह से जो है फोर्सफुली वर्क जो है आप नहीं करा सकते। तो बलात्श्रम आप लोगों को याद रखना है 23 में, फोर्सफुल वर्क नहीं करा सकते, इससे जो प्रिवेंशन है वो 23 में है। और उसके बाद जो बाल श्रम है मतलब चाइल्ड लेबर से वो अनुच्छेद 24 में है। उसके बाद अनुच्छेद मतलब चौथा जो हमारा अधिकार है मौलिक अधिकार वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में किया गया। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता शब्द का वर्णन हमने अपनी प्रस्तावना में नहीं पढ़ा था। तो ये प्रोविजंस है जो ये निर्धारित करते हैं कि हमारा देश, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का शब्द जो प्रस्तावना में जोड़ा गया वो मूल प्रस्तावना में नहीं था, ठीक है ना, उसको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा। लेकिन ये प्रावधान हमारे मूल संविधान में है, मतलब कि ये इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हमारा संविधान बनने के समय ही धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहला अनुच्छेद 25 अंतःकरण से धर्म प्रकट अभ्यास करने या मानने की स्वतंत्रता। मतलब आप किस धर्म को मान रहे हैं उसको प्रकट करने की, मतलब उसके एक्सप्रेशंस जो उसकी पूजा पद्धति होती है उसको और उसको अपनाने की संबंधित स्वतंत्रता आपकी है वो अनुच्छेद 25 में है। किसी भी धर्म के अंतःकरण से मानने की, आपको किस धर्म को मानना है, आप क्या पूजा पद्धति को अपनाना चाहते हैं, इससे संबंधित जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 25 में है। उसके बाद अब आप किसी धर्म को मानते हैं तो उससे संबंधित जो धार्मिक मामले हैं, मतलब कि जैसे हिंदू धर्म हवन यज्ञ कराता है, जैसे मुस्लिम है वो अपने अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं वो करते हैं, उसको जो है उस मामलों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 में है। जो भी धर्म आप मानते हैं उससे संबंधित जो कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 में है। उसके बाद अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान से स्वतंत्रता। मतलब कि आप किसी धर्म को मान रहे हैं, ठीक है ना, और नहीं मान रहे हैं तब भी उससे संबंधित कोई अगर धार्मिक कर है, कहीं कोई लगा रहा है अनौपचारिक रूप से, तो उसको देने या ना देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप उसको दे भी सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो है वो प्रोत्साहित जो है वो क्या करता है, उससे आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसका क्या है, धार्मिक एवं शैक्षिक निर्देशों, अगला जो अनुच्छेद 28 है वो क्या कहता है, धार्मिक एवं शैक्षिक निर्देशों एवं धार्मिक उपासना के लिए स्वतंत्र होने के अधिकार। मतलब किसी भी शैक्षिक संस्थान पर या सार्वजनिक स्थान पर जहाँ पर कार्य करते हैं वहाँ पर कोई धार्मिक कार्य का आयोजन किया जा रहा है, वहाँ पर उपस्थित होने या ना होना ये आपके अधिकार के ऊपर है, ये आप इसके लिए स्वतंत्र है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 28 में किया गया। तो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 27 में क्या किया गया, अंतःकरण से आप किस धर्म को मानते हैं उसका अधिकार, उसके बाद उसके प्रबंध का अधिकार। तो मेन की पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, किसी धर्म को अभ्यास, फिर उसका प्रबंध, फिर उससे संबंधित कार्य प्रसार के लिए, और फिर उससे संबंधित वहाँ उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो ये चारों जो है क्रोनोलॉजी में याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगला हम लोग देखते हैं वे जो है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। इनका प्रावधान जो है अनुच्छेद 29 से लेके 30 पे किया गया है। अनुच्छेद 29 पहली बात तो ये जो है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कल्चरल एवं जो एजुकेशनल राइट है ये बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक दोनों के लिए है, लेकिन इसमें जोर देके अल्पसंख्यकों के लिए जो अनुच्छेद में जो है वो प्रावधान किया गया है।
उसमें अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, वो अनुच्छेद 39 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मतलब कि जितना भी, पहली बात तो अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। आप लोगों को ये याद रखना है कि अल्पसंख्यक शब्द को जो है उसमें डिफाइन नहीं किया गया, सब भारतीय संविधान में डिफाइन नहीं किया गया। लेकिन अल्पसंख्यक जो है वो किस आधार पर हो सकते हैं ये हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। वो एक धार्मिक आधार पर और दूसरा भाषाई आधार पर। तो उनके हितों का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 में है। और दूसरा, अल्पसंख्यक जो है वो अपनी शैक्षिक संस्थान को खोलने और उनके प्रबंधन का अधिकार रखता है, वो अनुच्छेद 31 में है। मतलब कि कोई भी अल्पसंख्यक समाज है वो, जैसे उसमें चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, ये जो है अपने शैक्षिक संस्थानों को खोल सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 30 में किया गया है। तो कुल मिला के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार वो अनुच्छेद 29 और 30 में। इसके अलावा अनुच्छेद 31 जो है, जैसा आप लोगों को पता है, ये संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। इसको समाप्त करके इसको अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत जो है वो वैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 भारतीय संविधान में नहीं है। उसके बाद 31 के कुछ पार्ट हैं जो भी हैं, जैसे संपदा, 31 के का के अंतर्गत है संपदा के अधिग्रहण के लिए कानूनी सुरक्षा। मतलब यदि कोई सरकार किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए आपकी किसी संपत्ति को जो है टेक ओवर कर रही है, तो उसके एवज में आपको मुआवजा देगी और आपकी सहमति दोनों आवश्यक है। तो इससे संबंधित जो है वो अनुच्छेद 31 का में सुरक्षा। जब इसको हटाया गया संपत्ति के अधिकार को, तो उसके साथ जो ये कुछ प्रोविजन है ताकि राज्य अपनी मनमानी न कर सके, वो प्रोविजन किए गए। तो सबसे पहला संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। और तीसरा जो हम लोग को याद रखना है, 31 नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानून से सुरक्षा। मतलब कि नीति निर्देशक तत्व जो है उसको जो है लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में किसी का थोड़ा बहुत प्रतिबंध किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है कि ये अधिकारों की गारंटी है। एक तरह से जो हमारे इससे पहले हमने 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं उनको लागू करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 32 में, वो कैसे लागू होंगे, इसका प्रोटेक्शन कैसे होगा, वो जो है उसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। इसके तहत जो है आप, अगर कोई भी व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। और उसके तहत उसके बाद जो है वहाँ का हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी आप रिट दायर करेंगे वो 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है आपके उस कार्य के लिए, आपके उस मौलिक अधिकार के हनन करने के खिलाफ। तो सबसे पहले इसमें बात याद रखने की ये है कि ये अधिकारों का अधिकार है। एक तरह से ये सारे मौलिक अधिकारों का जो है वो रक्षा कौन करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दूसरा, इसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है ना, ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। तो जो 5 रिट जारी होती है वो कौन कौन सी जारी होती है हम ये देखते हैं। सबसे पहली जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है वो प्रस्तुत किया जाए, मतलब कि प्रेजेंट किया जाए। यदि किसी भी व्यक्ति को कहीं बंदी बनाया गया है, किसी अपराध के लिए उसको मतलब जो है बंदी बनाया गया, तो उसको प्रस्तुत करने की जो है कि संबंधी रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ भी आपने रिट दायर की है वो जो है कर सकता है। तो ये सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि ये किसके खिलाफ जारी की जा सकती है। तो ये सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ठीक है ना। उसके अलावा जो दूसरा हमारा रेट है वो परमादेश है, जिसको बेंडमस बोलते हैं इंग्लिश में। परमादेश का क्या मतलब है कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। हम आदेश कौन देता है, आदेश देता है न्यायालय। कौन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्याय देता है आदेश देता है किसको, सार्वजनिक अधिकारियों को। यदि कोई भी कार्य जो नहीं किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, तो इस परमादेश के तहत, बेंडमस के तहत हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको आदेश देता है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। ये किसके खिलाफ जारी किया जाता है, वो सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ जारी किया जाता है। इसके बाद प्रतिषेध है, प्रोहिबिशन, मतलब किसी चीज़ को रोकना। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके लिए जारी करता है, ये अपने से अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट के खिलाफ, और हाई कोर्ट जो है वो अपने से अधीनस्थ, जिसे अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी करता है। तो ये किसके खिलाफ जारी किया सकता है, मतलब कि यह है
कि कोई भी मामला जो उसके न्याय क्षेत्र में नहीं है और वो कार्य कर रहा है, कोई भी न्यायालय, तो उस पर जो है क्या लगाता है, रोक लगाता है, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट। तो वो किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है, तो मतलब कोई भी मामला देखेगा कौन, कोई न्यायालय देखेगा, तो वो न्यायिक एवं अर्धन्यायिक संस्थानों के खिलाफ ही लाया जा सकता है। किसके खिलाफ, न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थानों के खिलाफ। तो इसको आप लोगों को देख लेना है कि किसके खिलाफ लाया जा रहा है, न्यायिक और अर्धन्यायिक, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। उसका जो है उत्प्रेषण जो है, सेंटेनराई जो होता है वो उसका शब्द होता है प्रमाणित होना, मतलब कि ये भी क्या करता है, ये भी हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी करता है, अर्धन्यायिक विभाग के और प्रशासनिक। इस पर क्या करता है कि वो मामले जो किसी निचली अदालत में चल रहे हैं उन मामलों को ट्रांसफ़र कराता है अपने अपने मतलब जैसे हाई कोर्ट कर रहा है तो हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कराएगा, सुप्रीम कोर्ट अगर ये रिट जारी कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट करा सकता है। दरअसल ये दोनों ही मामले न्यायिक है, न्यायिक मामलों में ही जारी किए जाते हैं, ये न्यायिक और अर्धन्यायिक, ये न्यायिक, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक तीनों के खिलाफ। पहली बात तो इसमें जो अपवाद है वो प्रशासनिक बढ़ गया है उत्प्रेषण पे, आपको ये याद रखना है। दूसरा, ये किसी कार्य को रोकने के लिए जारी किया जाता है और ये जारी किया जाता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, उसका स्थानांतरण करने के लिए अपर कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद अधिकार परीक्षा कि मतलब या किसी भी लोक सेवक से ये पूछता है सुप्रीम कोर्ट कि ये आपका अधिकार नहीं था, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इस पर जो है आपके जो कार्रवाई कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं, इससे संबंधित, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारंटो। तो ये लोक कार्यालय को अवैध अनाधिकार से रोकता है कि मतलब जो आपके अधिकार क्षेत्र में जो कार्य नहीं आ रहा है उसको भी आप कर रहे हैं, उससे संबंधित रोक के लिए जो है अधिकार पर चला जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसका शाब्दिक अर्थ है प्रस्तुत किया जाए कि मतलब बंदी को सामने लाया जाए। परमादेश मैंडमस, हम आदेश देते हैं, मतलब न्यायिक विभाग आदेश देता है। प्रतिषेध, रोकता है। उसके बाद उत्प्रेषण, मतलब प्रमाणित होना, मतलब उसको ट्रांसफ़र करना उसको अगली कोर्ट में। और अधिकार परीक्षा कि आपका क्या अधिकार है, क्या औचित्य है इस कार्य को करने का। इससे संबंधित ये 5 रिटें जो है वो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 एंड 226 के तहत, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया। तो हम अगला देख लेते हैं जो अनुच्छेद 33, 34 और 35। तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 इसको आप एक क्लब में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो अधिकार थे वो व्यक्तियों के अधिकार थे, अब ये संसद को अधिकार देता है। जो ये मौलिक अधिकार है वो संसद को 33, 34, 35 अधिकार जो है वो संसद को अधिकार देता है संविधान कि आप इससे संबंधित कानून बनाएंगे। तो अनुच्छेद 33 के तहत सैन्य बलों के लिए जो मूल अधिकार है उससे संबंधित विधान जो है वो संसद बनाती है और वो उनके मूल अधिकारों पे कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत कुछ हद तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, पूर्णतः नहीं लेकिन कुछ हद तक अगर उनको आवश्यकता पड़े तो वो, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी सैन्य बल द्वारा मांग नहीं की जा सकती, ऐसे ही कुछ जो चेंजेस है उनका रूल बुक बनाना है या उससे संबंधित विधान जो है वो कौन कर सकता है, अनुच्छेद 32। तो कुल मिला के अनुच्छेद 33 में क्या है कि सैन्य बलों के मूल अधिकारों से संबंधित जो संविधान कानून बनाने की शक्ति है वो संसद की है। तीसरा जो है जहाँ कहीं सैन्य शासन लागू होगा उससे संबंधित जो संविधान जो है भारतीय पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है अनुच्छेद 34 के तहत, ये आप लोगों को याद रखना। और अनुच्छेद 35 जो है वो ऊपर के सभी मौलिक अधिकार, उससे संबंधित विधान बनाने की शक्ति, उससे संबंधित कोई कानून पारित करने की शक्ति जो है, किसी मौलिक अधिकार को कैसे लागू करना है, कैसे उसमें कोई संशोधन करना है, उससे संबंधित शक्ति जो है वो अनुच्छेद 35 में दी गई है। तो अपने अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की यात्रा तय कर ली है। अभी उसके आगे हम लोग इसमें एक और चीज़ जो पूछी जाती है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार जो है वो सिर्फ देशी नागरिकों को प्राप्त है, मतलब हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त है, कौन कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। तो हम इसको याद कर लेते हैं। सिर्फ जो नागरिकों को प्राप्त है वो क्या है, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30, ठीक है ना। कौन कौन से 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म विस्तार के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता। वो लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतीयों को, 29 और 30 मतलब सांस्कृतिक कल्चरल राइट्स जो है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा जो अन्य सभी मौलिक अधिकार हैं वो सबको प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को प्राप्त है। तो इस तरह से हमने जो है मौलिक अधिकार का चैप्टर समाप्त कर लिया। ऐसे संबंधित कुछ न्यायिक मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन जारी की है, वो अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। एक छोटा सा वीडियो होगा, बाकी मौलिक अधिकार आज हम लोग समाप्त हो गए। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है नीति निषेध तत्वों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।